अतरौली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कंपाउंडर ने महिला को इंजेक्शन लगाया। पेट दर्द की शिकायत लेकर आई थी महिला की हालत इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक्सपायरी इंजेक्शन दिया गया था। घटना के बाद कंपाउंडर स्टाफ फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल जारी है। बुल्डाना के मुअत्तला तहसीलदार हेमंत भागवत पाटिल को अकोला एसीबी टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। आरोप है कि कृषि भूमि की श्रेणी बदलने के लिए तहसीलदार ने 50,000 रुपए प्रति एकड़ की मांग की थी। कार्रवाई के दौरान शक होने पर आरोपी ने पैसे शौचालय में फेंक दिए, लेकिन एसीबी टीम ने रकम जब्त कर ली। दिल्ली से रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। धोला कुआं इलाके में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मृतक हरिजननगर का रहने वाला था और वित्त मंत्रालय में कार्यरत था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार जब्त कर लिया। आरोपी की तलाश जारी है। देवरिया में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसी रोड पर मॉडल शॉप शराब की दुकान के बाहर 2 गुटों में कहासुनी हो गई। जमकर मारपीट हुई और इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़कर हाथ बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को हिरासत में लिया और स्थिति को काबू किया। धार जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। सागौन थाना क्षेत्र के दिगठान पुलिस चौकी अंतर्गत लेबड़ मानपुर 4 लेन पर सड़क के गड्ढों ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। बाइक से लौट रहे राहुल का परिवार ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में महिला रेखा बाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल और उसकी 5 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल है। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के सयाल गांव में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया। मुठभेड़ के बाद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 बदमाशों का पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार से साथ लूटी गई नकदी और जेवरात बरामद किए। ये वही गिरोह है जिसने कुछ दिन पहले तेजपाल वर्मा के घर में हाथ पैर बांधकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के बहराइच जिले में अज्ञात जंगली जानवर के हमलों से दहशत का माहौल है। फकरपुर और केसरगंज थाना क्षेत्र से पिछले 1 हफ्ते से जारी हमलों में अब तक 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हैं। पिछले साल महसी तहसील में भी इसी तरह के हमले चर्चा में रहे। तब केसरगंज क्षेत्र के लोग अपनों की सुरक्षा के लिए रात भर भटक रहे हैं। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम सफा में एक युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक की उम्र करीब 27 साल है। उसके सिर और शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या से पहले उसे बेरहमी से पीटा गया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त की जा रही है और पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। संत कबीरनगर में वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहद्दीनपुर स्थित प्रधान आरा मशीन पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अवैध लकड़ी बरामद की है। प्रधान आरा मशीन को सील कर दिया, लेकिन आरा मशीन संचालक मौके से फरार है, उसकी तलाश जारी है। शक्ति फार्म के एसएसएस लोकमान्य शर्मा एजुकेशन ऑफ स्कूल में एक बच्ची को जंगली सुअर ने हमला कर घायल किया, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर हड़कंप मच गया। जंगली सुअर के हमले से बच्ची घायल हो गई और उसको इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र भेजा गया। फिलहाल उसकी सूचना रेंजर और बीट इंचार्ज को भेजी गई। अंबेडकर नगर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी हिना फातिमा ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर अपने पति अनीस अहमद की हत्या कर दी और शव को एक तालाब के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने शव मिलने के कुछ घंटे बाद हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मुलाकात कर उन्हें अम्बेडकर नगर जनपद में खेलों के भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर पांडे ने खेलों के प्रति जिलाधिकारी अविनाश सिंह का समर्पण दूरदर्शिता सराहनीय है, इस तरह के बयान। परिवारवाद पर पॉलिटिक्स नई नहीं है, लेकिन अब प्रदेश की सियासत में वंशवाद की बात होती है तो अक्सर बीजेपी कांग्रेस और इसको लेकर हमलावर दिखते हैं। इसकी वजह से भी कांग्रेस में कई नेताओं के परिजन सक्रिय राजनीति में है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही है, बीजेपी और अन्य दलों में भी परिवारवाद दिखाई पड़ता है। एडीआर की एक रिपोर्ट में इसके आंकड़े जारी किए गए। देहरादून में मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर RIDT सभागार में आयोजित उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी
सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देश भर से आए साहित्यकारों, कवियों और भाषा प्रेमियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार उत्तराखंड भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित करने का कार्य कर रही है। गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से घायल बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद हालत तनावपूर्ण है। 9 सितंबर को नौनरा थाने पर धरना दे रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें दिव्यांग सियाराम बुरी तरह घायल हुए थे। आरोपी की थाने की लाइट बंद कर दी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। कांकेर के नाहरपुर में ब्लॉक स्तरीय ठाकुर जौहरानी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का गठन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्प से हुआ था और आज राज्य अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कोरिया कॉलरी के वार्ड क्रमांक 7 स्थित शाखा परिसर क्षेत्र के शिव मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में शिवलिंग के क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में ठेस है। शिव भक्तों ने स्थानीय पुलिस कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले सियासत नया मोड़ लेती नजर आई। राजधानी लखनऊ में अपना मोर्चा के बैनर तले कुर्मी, किसान, कमेरा, चचेरा और कसीरा समाज के लोगों का बड़ा जमावड़ा हुआ, जिनमें कई चेहरे भी थे जो कभी अपना दल के संस्थापक सोनेपाल पटेल के साथ जुड़े रहे थे। इस मंच से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति प्रदेश सरकार के महामंत्री आशीष पटेल के खिलाफ तीखा विरोध सामने आया। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विरोध करने से कांग्रेसी बहुत गुस्से में है। इस गुस्से से शायद वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सवालों के घेरे में। लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप का फोटो पायदान पर चस्पा कर दिया। और ऐसे में क्या यूथ कांग्रेस का विरोध, ये तरीका उनके गुस्से की चरम सीमा है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद और पोस्टर वार की राजनीति जोरों पर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा समाज की बैठक बुलाई और इसी बीच सपा के युवा नेता इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा पोस्टर वार के मैदान में कूद पड़े। सपा कार्यालय पर लगे अपने होर्डिंग में उन्होंने सपा और भाजपा सरकार की तुलना करते हुए योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को टेक फॉर सेवा कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में कैसे बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक सोच की कमी नहीं है, ये आर्यभट्ट की मिट्टी है, यहीं से शून्य का आविष्कार हुआ जो बाद में यूरोप में गया। रायपुर में छोटे बच्चे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए गीता श्लोक कंठस्थ कर रहे हैं। राजधानी के मोवा स्थित गीता परिवार के लर्न गीता कार्यक्रम के तहत अब तक बच्चे 12वें, 15वें और 16वें अध्याय के 85 से ज्यादा श्लोक याद कर चुके हैं और पूरे 18 अध्याय के 700 श्लोक कंठस्थ करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 65 वर्षीय संगीता पांडे वर्तमान में 22 बच्चों को शिक्षा दे रही है। जबलपुर से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। पाटनगर थाना क्षेत्र में एक रिश्ते के फूफा ने पहले 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी विपिन ताम्रकर ने बताया कि नाबालिग के साथ आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। चित्रकूट में प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की स्थिति पहले भी कमजोर थी। 2027 तक वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। दावा किया कि 2047 तक देश में भाजपा की सरकार रहेगी। मौर्य ने कहा कि बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सहारनपुर में पुलिस वालों के रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया। ऐसा बताया जा रहा है कि रिश्वत बजरी लदे वाहनों के पास करने के लिए की गई है। वायरल वीडियो में संज्ञान लेते हुए एएसपी सहारनपुर आशीष तिवारी के आदेश के बाद थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया, जबकि चौकी प्रभारी और एक सिपाही को सस्पेंड किया गया। वीडियो में पुलिसकर्मी खनन माफियाओं से बिना रॉयल्टी वाले वाहन के एंट्री के नाम पर 2,500 रुपए लेते नजर आए। अमेरिका के टेक्सास राज्य ने शरिया कानून पर बैन लगा दिया है। इससे मुस्लिम संगठन में खलबली मच गई है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने कहा कि उनके राज्य में इस्लामी शरिया कानून को लागू करने पर प्रतिबंध लगा है। गवर्नर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन शरिया कानून थोपने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे। नेपाल की नई अंतरिम सरकार ने आखिरकार अपनी कैबिनेट का पहला चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। प्रधानमंत्री सुशील कार्की ने अपनी टीम में 3 अहम नामों को शामिल किया। इनमें कुलजान गिसिंग, रामशोर खनाल और ओम प्रकाश आर्यल शामिल हैं। तीनों मंत्री कल शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे खास बात यह है कि तीनों भारत से कनेक्टेड में हैं।
दोहा की राजधानी कतर में सोमवार से अरब इस्लामिक समिट हो रही है। इसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इकट्ठा होने वाले हैं। दोहा पर इजरायली हमले के बाद ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम देश एक साथ बैठेंगे। यहां से निकला मैसेज इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी बेचैन करेगा। ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती आबादी के खिलाफ शनिवार को लंदन में प्रदर्शन हुआ। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस प्रोटेस्ट का यूनाइटेड द किंगडम नाम दिया गया, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इस देश की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। जापान में 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। इस दिन जापानी पीएम 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बधाई पत्र और चांदी का ग्लास देते हैं। इस बार 52,310 बुजुर्गों को यह सम्मान दिया जाएगा। जापान में करीब 1 लाख लोगों ने 100 साल से ज्यादा की उम्र पूरी कर ली है। जापान के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को बताया कि 88,784 महिलाओं और 11,979 पुरुषों की उम्र 100 साल से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार शाम कोलकाता पहुंचे। यहां वह 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। महीने भर से भी कम समय में पश्चिम बंगाल का यह उनका दूसरा दौरा है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हवाई अड्डा से प्रधानमंत्री सीधे राजभवन गए और जहां रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। धार जिले के महसौला में बनने वाले पीएम मित्रा पार्क में 91 कंपनियों और इकाइयों का 1300 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क का भूमि पूजन करेंगे। सीएम यादव ने कहा कि देश के पहले पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास के पहले ही टॉप 114 टेक्सटाइल कंपनियों से 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव अब तक मिल चुके हैं। महाराष्ट्र के सतारा में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। 27 साल की महिला ने इससे पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और इस बार उसने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। तो वहीं एक बार फिर महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। इस तरह महिला अब 7 बच्चों की मां बन चुकी है। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा कि कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक अभी भी जारी है। तो वहीं जौनपुर में 50 श्रद्धालुओं से भरी एसी बस पीछे से ट्रेलर में घुस गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में मरने वाले सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। वह रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए थे। वहां से वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज जारी है। यूपीआई यूजर्स आज यानी 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक भुगतान कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की गई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे बड़े लेन देन यूपीआई के जरिए किए जा सकेंगे। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से आज की मार्केट वैल्यू बीते हफ्ते के कारोबार में करीब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। 2 की वैल्यू 13,883 और इस दौरान बजाज फाइनेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा करीब 40,788 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 6 लाख करोड़ पहुंच गई है। यामाहा अपनी नई बाइक यामाहा XSR 155 को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक यामाहा XSR 155 को अगले कुछ महीने के भीतर भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। 22 सितंबर से लागू हो रही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की नई दरों में भारत में आम परिवारों के बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा के सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे खर्च को संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में 63% ग्राहक बढ़ती महंगाई से परेशान है। टेक्नोलॉजी डेस्क में एप्पल ने हाल ही में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च किया और इसके साथ ही iOS 26 अपडेट की घोषणा की। कंपनी ने बताया कि iOS 26 का स्टेबल वर्जन 15 सितंबर से सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। इसे पहली बार जून 2025 में WWDC इवेंट में पेश किया गया था।
भारत ने एशिया कप के छठे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टीम ने 128 रन का टारगेट 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। एशिया कप 2025 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में यूएई का मुकाबला ओमान से होगा। ग्रुप ए का ये मैच अबू धाबी में शाम को शुरू होगा। अभी तक यूएई और ओमान की टीमों ने इस टूर्नामेंट में एक मुकाबला खेला है। दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा है। एशिया कप के 8वें मैच में श्रीलंका का सामना हांगकांग से होगा। मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। आज टूर्नामेंट का इकलौता डबल हेडर मैच होगा। बता दें कि श्रीलंका ने टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया था। टीम ने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत ए की टीम घोषित कर दी है। यह सीरीज कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेली जाएगी। पहले वनडे में रजत पाटीदार कप्तान होंगे, जबकि तिलक वर्मा दूसरे और तीसरे मैच में कमान संभालेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेला गया पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 6-8 विकेट से जीत लिया। यह मैच पंजाब के यादवेंद्र क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। भारतीय टीम ने 282 रनों का टारगेट दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 44 ओवर में ही चेज कर लिया। मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी से पहले मौसम ने एक बार फिर करवट ली। भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार अगले सप्ताह से मानसून की वापसी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का अनुमान जताया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है, तेज हवा चल सकती है। अगले 2 दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी। राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, तो वहीं 1 से 2 जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर लौटा। मौसम विभाग ने सोमवार को कई जिलों में मध्यम से हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। आज पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कई जिलों में भारी उमस के बीच होने वाली यह बारिश राहत का काम करेगी। राजस्थान में मानसून के समय से पहले विदाई लेना शुरू हो चुका है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर शामिल है। इनके अलावा जोधपुर, नागौर और बाड़मेर का कुछ हिस्सा भी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में लगातार बढ़ रही उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव मानसून की विदाई के लिए अनुकूल वातावरण है। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून के मजबूत बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।